अच्छा जी, तो अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये हमारी जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड पहली क्लास है। ठीक है। अच्छा देखें, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स आउटलाइन, कोर्स ओरिएंटेशन वगैरह दी थी कि क्या है पेपर, किस तरीके से आता है, स्टडी मटेरियल वगैरह क्या है, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको कुछ नहीं बताया था। अब आज हम रियलिस्टिक मैनर में चीजों को लेके चलेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है। अच्छा, वैसे तो आपको मैंने जो कोर्स आउटलाइन लिखवाई, सही है ना, इस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है ना, वो आप लोगों के पास क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो तमाम चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए। आपने वो चैप्टर्स अपने पास लिखे भी कि यार अच्छा भाई ये चैप्टर्स जो है वो MA1 के अंदर मौजूद हैं। सही है। अच्छा, अब देखो, इसमें जाहिर है कवर तो आपने सारे चैप्टर्स करने, ठीक है, लेकिन हम अपनी स्टडीज को जो स्टार्ट करते हैं ना, वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लेते हैं। ठीक है। वो चैप्टर नंबर 1 हम यूज करते हैं कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वो पहला चैप्टर है जो हम लोगों को स्टार्ट करना है। सही। अच्छा, इसमें बड़े मतलब लोगों का सवाल होता है कि हम जो है वो ऑर्डर में क्यों नहीं चल रहे चीजों को लेके, कि पहले हम चैप्टर नंबर 1 करें फिर हम चैप्टर नंबर 2 करें। ठीक है। देखिए, अब जो एक एक्सपर्ट ट्यूटर का काम है ना, वो एक्सपर्ट ट्यूटर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बस पढ़ाया जाए, कहानी खत्म कराई जाए। ठीक है, जो एक्सपर्ट ट्यूटर होता है ना, वो शिप का कैप्टन होता है। ठीक है, जैसे आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं FA1, तो शिप के कैप्टन हम हैं। ठीक है, और आप लोग हैं मुसाफिर, आप लोग हैं पैसेंजर्स। सही है। अच्छा, अब क्योंकि हम नए कैप्टन नहीं है कि हम समंदर में पहली बार जो है वो शिप लेके गए हैं, तो इसलिए ये कि कहीं भी टकरा जाएगी शिप, ऐसा नहीं। ये अब शिप चला रहे हैं हम पिछले 12 साल 14 साल से। ठीक है। अब 12-14 साल से जब ये शिप चल रही है ना भाई, तो इस शिप में जो रूट है ना, अब जाहिर है रूट तो सेम, MA1 का कोर्स है, FA1 का कोर्स। ठीक है, तो हमें पता है कहाँ जो है वो समंदर में गहरा पानी है जिसमें बच्चे के डूबने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, कहाँ जो है वो मुनासिब पानी है जहाँ बच्चा डूबेगा नहीं। ठीक है, और कहाँ थ्रिलिंग पानी है कि यार शिप वहां से गुजरेगी ना तो बंदे को मजा आएगा। सही। अब अगर मैं आप लोगों को इसके अलावा कोई चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा ना, तो उस चैप्टर में फिलहाल आपको मजा नहीं आएगा। मजा इसलिए नहीं आएगा कि यार शायद वो कोई बोरिंग थ्योरी चैप्टर हो। ठीक है, या शायद आपको बहुत सारी बातें पता हो। जैसे हमारा जो पहला चैप्टर ऑफिशियली किताब में इंडेक्स में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या, सबने देखी हुई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें कोई एंजॉयमेंट, कोई थ्रिल नहीं है। तो इसलिए हमें एक थ्रिल बेस्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है आपके साथ। ठीक है, और जो है वो थ्रिल बेस्ड चैप्टर जो है वो ये चैप्टर है जो हम पहला स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरा आपका रिलेशन जो है ना, वो है कि आपके सामने टीवी का रिमोट है और मैं टेलीविजन चैनल हूँ। सही है। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, कोई भी चीज आपको ना समझ में आए कुछ, आप फौरन चैट बॉक्स में मैसेज करें। आप 50 बार कहेंगे, हम 50 बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पता नहीं सर क्या सोचेंगे, कि यार कैसा मैं बेवकूफ बच्चा हूं कि मैं एक ही सवाल 4-4 बार कर रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट है, आपने जितनी बार सवाल पूछना है आप पूछिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल स्टडीज विद चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, मुझे है ना इसमें आपको जो सबसे पहली चीज पढ़ानी है ना, ताकि आप जरा थोड़ा सा फॉर्म में आ जाओ। तालिब नकवी, अब देखें, इनकम्प्लीट क्वेश्चन जो है ना वो नहीं समझ में आता। जैसे आपने सिर्फ लिख दिया बुक्स, बात तो पूरी लिखें। बुक्स क्या बुक्स, कि बुक्स आपके पास हैं, बुक्स आपके पास नहीं है, बुक्स आपको ओल्ड चाहिए, बुक्स आपको न्यू चाहिए, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो बुक्स लिख के आपने छोड़ दिया, तो
जरा इलेबोरेट करें बुक्स के बारे में क्या। और मेरे ख्याल में अभी फिलहाल जो है ना मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास के आखिरी 5 मिनट में आपको जो भी कोर्स से अलावा सवाल आता वो पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इलेबोरेटेड फॉर्म में, ताकि मेरी समझ में भी आए ना। अच्छा जी, अब देखो फॉर्म में लाने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाने लगा, डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA1 एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MA1। ठीक है, आप चले हो भाई पढ़ने के लिए कि मैं जो है ना FA1 पढ़ लेता हूं, मैं MA1 पढ़ लेता हूं, तो पहली बात यह है कि आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने अच्छा सवाल किया है कि स्क्रीन पे जो भी लिखा जा रहा है वो हम कॉपी करें। ऑब्वियसली टीचर जो भी बोर्ड पे लिखता है, ठीक है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कॉपी करें, लेकिन कॉपी साथ साथ ना करें। मैं आपको कॉपिंग टाइम दूंगा, ठीक है, मैं जब समझा दूंगा तो फिर मैं कहूंगा ना, जब मैं बोलूं यार आप कॉपी करें तब कॉपी करें, क्योंकि मेरा एक पढ़ाने का तरीकेकार ये मेरे ख्याल में इंसान के ना बेक वक्त साइमल्टेनियसली सारे सेंसेस काम नहीं कर सकते कि आप लिख भी रहे हो, मुझे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो, मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपने सिर्फ अभी समझना है, लिखना विखना ये सब जो है ना वो आप बाद में कीजिएगा जब मैं बोलूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले पढ़ने गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने इससे पहले क्लास भी दी, और अब आप पढ़ने आ गए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो पहली बात जो बड़ी वाज़ेह आप सबको पता होनी चाहिए मेरे भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, MA में और FA में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क क्या है? अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या। सबसे पहला डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सुनो। चलो भाई देखो, तुम्हारे सामने पहला डिफरेंस लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुम FA पढ़ोगे ना, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ होता है पास्ट के साथ। किसके साथ ताल्लुक होता है भाई? पास्ट के साथ, जो गुजर चुका है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक हमेशा होता है पास्ट के साथ। पास्ट मींस जो गुजर चुका है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन दी अदर हैंड का ताल्लुक पास्ट के साथ भी है और फ्यूचर के साथ भी। यानी कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बातें बताई जा रही होंगी, यार कंपनी के साथ पिछले साल ये हुआ, कंपनी के साथ पिछले महीने ये हुआ, कंपनी के साथ पिछले वीक ये हुआ। आइंदा के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड जब आप बात करोगे ना मेरे साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट भी है, उसको भी कवर करेगी, हम गुजरे वर्ष की भी बातें करेंगे, और आइंदा कैसे कंपनी को सही करना है उसकी भी बातें करेंगे, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। तो ये पहला डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट की बातें करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट एज वेल एज फ्यूचर की, ठीक है। दूसरा डिफरेंस,
बड़ी मजेदार बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई गई है एक्सटर्नल दुनिया के लिए। एक्सटर्नल दुनिया का पता है क्या मतलब है? कंपनी के बाहर की दुनिया के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाई गई है एक्सटर्नल दुनिया के लिए। एक्सटर्नल मींस घर के बाहर, कंपनी के बाहर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाई गई है फॉर इंटरनल वर्ल्ड। इंटरनल मींस कंपनी के अंदर के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम जो भी बात कर रहे होगे ना, वो कंपनी के बाहर वाले लोगों के लिए कर रहे होगे, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जो भी बात कर रहे होगे ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आप बात कर रहे होगे कंपनी के इंटरनल, अंदरूनी मामलात की। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, उसमें हम बाहर की दुनिया से बात कर रहे होते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदरूनी मामलात को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक और डिफरेंस फिर तुम कॉपी करना चीजों को, एक और डिफरेंस फिर तुम कॉपी करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय लॉ। बेटा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कानूनी रिक्वायरमेंट है। लॉ कहता है ये बात करनी करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट्स को लॉ गवर्न नहीं करता, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई कानून अप्लाई नहीं होता। अब ये तुम्हें ना दूसरे वाले और इस वाले को समझो जरा गौर से। एक बात बताओ, अगर तुम अपनी बाइक लेके या गाड़ी लेके सड़क पे निकल जाओ, सुनना गौर से, अगर अपनी बाइक या गाड़ी घर में स्टार्ट करो और सड़क पे लेके निकल जाओ, बेटा क्या तुम्हारे ऊपर ट्रैफिक लॉज अप्लाई होंगे? बिल्कुल अप्लाई होंगे, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी या बाइक लेके सड़क पे निकल रहे हो। तो क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड की है ना, बाहर की दुनिया की है, तो जब भी तुम बाइक और गाड़ी लेके बाहर जाओगे, तुम्हारे ऊपर कानून अप्लाई होगा, ट्रैफिक लॉज अप्लाई होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड की लॉ रिक्वायरमेंट। लेकिन लेट सपोज तुम अपनी गाड़ी या बाइक स्टार्ट करके घर के अंदर ही चलाना शुरू कर दो, इंटरनल। फिर अगर तुम घर के अंदर ही चार दीवारी के अंदर घुमा रहे हो बाइक को, तो तुम्हारे ऊपर ट्रैफिक लॉज अप्लाई होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो चीज इंटरनल वर्ल्ड के लिए होती है ना, उसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता। यानी कि आप जब बड़े हो जाओगे ना, कंपनीज में काम करने जाओगे, तो आपको नजर आएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कानूनी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंट बनाना कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है जी। तो पहला डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट से रिलेट करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं आपसे पास्ट की बात करूंगा, फ्यूचर की। वो एक्सटर्नल दुनिया के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल दुनिया के लिए। वो लीगल रिक्वायरमेंट है, ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, मुझे आपको पढ़ानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, मुझे आपको सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ानी है। डिफरेंसेस बता के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करें, दो और डिफरेंसेस हैं, फिर उसकी बात करता हूँ।
ये 2 और लिख लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। अच्छा जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 डिफरेंसेस पे बात करने के बाद फिर हम सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, क्योंकि आप भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कंसर्न फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल नहीं। पहला डिफरेंस बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट की बात करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि जब आप FA1 पढ़ रहे होंगे ना, तो आपसे सिर्फ गुजरे वर्ष की बात हो रही होगी, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आइंदा की भी बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल दुनिया की है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए बेटा? इंटरनल दुनिया के लिए, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को गवर्न करना एक लीगल रिक्वायरमेंट है पूरा करना, क्योंकि ज़ाहिर एक्सटर्नल दुनिया के लिए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा, जब ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना, तो इसका जो फॉर्मेट है ना, वो स्पेसिफाइड बाय लॉ है, कानून बताता है। जैसे आप जब FA पढ़ रहे होगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आप कोई भी टीचर से सवाल करोगे ना कि ये आपने कैसा क्यों किया, तो बोलेंगे बेटा ये लॉ कहता है, ये स्टैंडर्ड कहता है, लॉ कहता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो जब कोई लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है, एज पर मैनेजमेंट विश, जैसे मैनेजमेंट की ख्वाहिश है ना वैसे बनी बात। बाइक सड़क पे कैसे चलानी है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, लॉ है, तो तरीका भी लॉ ने बताया भाई, सीधी चलानी। घर के अंदर तो मर्जी है ना, जैसे भी चले।
कोई मसला ही नहीं। तो उसमें क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए फॉर्मेट भी लॉ बताता है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं। ठीक है। और लास्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हमें घटिया सोच के हामिल होते हैं। घटिया सोच के हामिल कौन लोग होते हैं? सिर्फ मॉनेटरी, पैसों की बात हो रही होती है भाई। जहां डॉलर दिखे ना, फाइनेंशियल बातें, मॉनेटरी बातें हो रही होती है। एम्प्लॉइज को खुश करना, कस्टमर्स का सोचना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें घटिया सोच के हामिल नहीं है, हम एक अच्छे इंसान, हम मॉनेटरी बातें भी करेंगे और नॉन मॉनेटरी, लाइक कस्टमर्स को कैसे खुश किया जाए, एम्प्लॉइज को कैसे खुश रखा जाए, नॉन मॉनेटरी भी, खुशी की भी बात करेंगे, सेटिस्फेक्शन की भी बात करेंगे, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बहरहाल भाई, अब ये 5 डिफरेंसेस में ये आपके बिल्कुल काम का नहीं है। ये सवाल पूछा जाएगा सिर्फ उसके लिए कराया गया। कोर्स रिलेटेड कंटेंट है राइट साइड वाला, जिसमें हमने सिर्फ बात करनी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो बात शुरू करते हैं हम अपनी कॉस्ट से। बात शुरू करते हैं अपनी किससे? कॉस्ट। ठीक है। तो वो डिफरेंसेस भाई अब टिप्स पे होने चाहिए। वो पास्ट, ये पास्ट प्लस फ्यूचर। ठीक है। पहला डिफरेंस पास्ट और पास्ट प्लस फ्यूचर। ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड, लॉ, नो लॉ, फॉर्मेट एज पर स्टैंडर्ड, फॉर्मेट इंटरनल मैनेजमेंट में, सिर्फ मॉनेटरी, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी। ठीक है। 1 मिनट का पॉज है, कोई सवाल है तो पूछना। चलें जी, नो क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, अब हम जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है। जब भी MA1 पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो जाहिर है बच्चे आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से और वो इस पेपर को आके देते हैं। किसी से भी पूछा जाता है ना, यार जरा कॉस्ट को डिफाइन करो, कॉस्ट को डिफाइन करो। ठीक है। तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है। अच्छा, मुझे जो है वो एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में मैसेज किया है, आवाज स्लो आ रही है आपकी। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, देखें हमारे पास बहुत हाई स्पीड इंटरनेट्स लगे हुए इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, तो हमारे एंड से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सुबह 9 से लेकर रात 9 तक नॉन स्टॉप हर बैच की क्लास चल रही है। ठीक है। तो ये कभी भी मसला हो तो ये डेफिनेटली आपकी साइड से ही होगा। मेरे साइड से मसले की सिर्फ एक निशानी है कि सबके साथ मसला हो। ठीक है ना। तो जाहिर है, जरा इसको जरा आप देख लीजिए प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं जब भी MA1 पढ़ाता हूँ ना और मैं पूछता हूँ कि यार कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं, ठीक है, तो एक जवाब आता है अमूमन। और अभी आपसे भी पूछता ना मैं, आप मेरे सामने होते तो मैं पूछता यार कॉस्ट की डेफिनेशन बताएं, तो एक जवाब आता है, सर कॉस्ट पता है क्या होती है? प्राइस। कॉस्ट क्या होती है? प्राइस ही जवाब आता है। बेटा अब अगर किसी के जहन में ये है ना कि हम जो है वो कॉस्ट को डिफाइन करें प्राइस, या कुछ लोग जवाब देते हैं कॉस्ट होती है वैल्यू, सही है,
तो एक चीज का ख्याल रखना, अगर तुम इस तरह बैठे हुए हो क्लास में कि तुम मेरी क्लास में भी कॉस्ट को प्राइस कह रहे हो, कॉस्ट को वैल्यू कह रहे हो, तो बेटा ये तुमने कर दिया है गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा का मतलब है माफी नहीं है, बहुत शदीद गुनाह कर दिए। ठीक है, अगर तुम जो है वो कॉस्ट को समझते हो वैल्यू, या तुम समझते हो कॉस्ट को प्राइस, कबीरा गुनाह। कॉस्ट इज नॉट प्राइस और वैल्यू। कॉस्ट प्राइस या वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, कॉस्ट प्राइस या वैल्यू नहीं होती। तुम सबके हाथ में पेन है, फॉर एग्जाम्पल, तुम सबके हाथ में एक पेन है, ठीक है, सही। बेटा पेन तुमने कितने का लिया है, पेन तुमने कितने का लिया है? तो जवाब आता है सर मैंने पेन लिया है 10 रुपए का। सर मैंने पेन कितने का लिया है? 10 रुपए का। ठीक है, अब आपने 10 रुपए का पेन लिया ना, ये है इसकी प्राइस या वैल्यू। आपके हाथ में एक पेन है ना, मैं आपसे पूछा आपने कितने का लिया, आप कहते हो मैंने 10 रुपए का लिया, तो 10 रुपए है इसकी प्राइस या वैल्यू? अगर तुमने ये पेन 10 रुपए का लिया है तो 10 रुपए इसकी प्राइस या वैल्यू है। याद रखना इसकी कॉस्ट 10 रुपए नहीं होगी, क्योंकि मिसाल के तौर पे दुकानदार को ये चीज पड़ी भी 10 में थी, पड़ी भी 10 रुपए में थी, ठीक है, और तुमने इसको बेचा भी उसने 10 रुपए में ही है, उसको वो चीज पड़ी भी 10 में थी और बेचा भी 10 में, तो यार वो तो खिदमत खल फाउंडेशन खोल के बैठा हुआ है। 10 में एक चीज पड़ रही है, 10 रुपए में पड़ रही है उसको, और वो तुम्हें बेच भी 10 रुपए में रहा है, तो वो क्या कमा रहा है? हाथ ला रहा है। यकीनन उसको ये चीज पड़ी 10 से कम में होगी, 8 रुपए में पड़ी होगी। कितने में पड़ी होगी? 8 रुपए में। 8 रुपए में उसको चीज पड़ी होगी ना, वो कॉस्ट है। 8 रुपए में वो चीज पड़ी होगी ना, वो कॉस्ट है। उसने तुम्हें बेचा महंगे में होगा ताकि वो कुछ अपना नफा भी तो कमाए, ताकि वो कुछ अपना नफा भी तो कमाए, ठीक है। तो एक बंदे को, एक दुकानदार को चीज जितने में पड़ती है ना, वो होती है कॉस्ट। वो उसमें कभी भी वो चीज बेचता नहीं है, वो उसमें प्लस करता है अपना थोड़ा नफा, प्रॉफिट। कैसे गुजारा करेगा भाई वो? फिर उसके बाद जो फिगर आता है ना, वो कहलाती है प्राइस। तो आप देख लो कॉस्ट और प्राइस बराबर थोड़ी है, आप देख लो कॉस्ट और प्राइस बराबर थोड़ी है। एक बंदे को चीज पड़ी 8 रुपए में, वो कॉस्ट है भाई। अब 8 रुपए की प्राइस थोड़ी होगी, तो कह रहे थे ना कॉस्ट और प्राइस एक ही बात है। नहीं, 8 रुपए में चीज पड़ी वो कॉस्ट है, वो यकीनन कुछ ना कुछ नफा रखेगा 2 रुपए का, तो फिर चीज बेचेगा कितने में? 10 रुपए। ये प्राइस है। और एग्जाम्पल ले लो। अच्छा मैंने तुम्हें ना इस अपने सब्जेक्ट में प्राइस नहीं पढ़ानी, प्रॉफिट भी नहीं पढ़ाना, मेरा ताल्लुक सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट से। लेकिन क्योंकि लोगों के जहनों में कंसर्न होता है कि शायद कॉस्ट प्राइस होती है, तो नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं होती, कॉस्ट और प्राइस अलग अलग चीज। टोयोटा कंपनी तुम्हें कोरोला बेचती है, लेट सपोज कोरोला बेची तुम्हें 20 लाख रुपए में, कोरोला बेची 20 लाख रुपए में, ठीक है, ये क्या है? प्राइस है। क्या उनको पड़ी भी 20 लाख की होगी? नहीं यार, अगर उनको पड़ी भी 20 लाख की है, 20 लाख कॉस्ट है, तो तुम्हें 20 लाख में बेच रहे, तो वो क्या कमा रहे हैं? लेकिन उनको पड़ी कम में। लेट सपोज ये गाड़ी उनको पड़ी है 15 लाख रुपए में, तो 15 लाख में जो गाड़ी पड़ी है ना, वो कॉस्ट है।
वो उसमें अपना कुछ ना कुछ नफा रखेंगे। लेट सपोज 5 लाख रुपए का नफा रखा, तो आ गई 20 लाख, वो आई प्राइस। और ये तुम है ना, मतलब किसी भी सेक्टर में जाके देख लो, किसी भी इंडस्ट्री में जाके देख लो, एक बंदे को चीज जितने में पड़ती है ना, एक बंदे को जितने में चीज पड़ती है वो उसकी कॉस्ट होती है। एक बंदे को चीज जितने में पड़ती है वो कॉस्ट होती है। वो उतने में ही नहीं बेचता बेटा, बेचता महंगे में, वो प्राइस होती है। लेट सपोज तुम गए किसी कारपेंटर के पास, बोला यार मुझे ये चेयर बना के दो। उसने चेयर तुम्हें बना के दी 1000 रुपए में। अब उसने चेयर 1000 रुपए में बना के तुम्हें दिए ना, तो तुमने ये चीज उससे 1000 रुपए में ली है, दिस इज प्राइस। उसको पड़ी थोड़ी 1000 रुपए में होगी, यकीनन उसको पड़ी कम में होगी। लेट सपोज उसको पड़ी है 900 रुपए में, वो कॉस्ट है। जितने में चीज पड़ी है ना वो कॉस्ट है। उसमें उसने कोई ना कोई अपना नफा रखा होगा, तो प्राइस आती है। तुम एक दुकान पे जाते हो बिस्किट लेने के लिए, दुकानदार तुम्हें बिस्किट 15 रुपए का बेचता है। 15 रुपए इज नॉट कॉस्ट, 15 रुपए प्राइस, सेलिंग प्राइस है वो। उसको पड़ा थोड़ी 15 रुपए में होगा, बड़ा कम में होगा, उसने अपना नफा रखा होगा, फिर प्राइस है। ठीक है, तो बात यह है कॉस्ट और प्राइस में फर्क होता है। सर कॉस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? कॉस्ट को डिफाइन करते हैं एनी एक्सपेंडिचर incurred in making a product। प्रोडक्ट बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, वो कॉस्ट है। गाड़ी बनाने में 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है 15 लाख का, वो कॉस्ट है, प्राइस नहीं होगी। नफा ऐड करेंगे फिर प्राइस आएगी। पेन बनाने में 8 रुपए खर्च हो रहे हैं ना डॉलर के, तो वो 8 रुपए एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है, प्राइस 8 नहीं होगी, उसमें नफा ऐड करेंगे फिर प्राइस आएगी। चेयर बनाने में कारपेंटर के 800 रुपए खर्च हो रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर 800 रुपए का हो रहा है, वो कॉस्ट है। वो 200 का नफा ऐड करेगा फिर प्राइस आएगी। ठीक है, एक जाके मिसाल के तौर पे तुमने लिखा है लू कंपनी का बिस्किट, तो लू कंपनी को बिस्किट बन रहा है लेट सपोज 10 रुपए में, वो एक्सपेंडिचर जो इनको करना है वो कॉस्ट है, वो उसको 10 में नहीं बेचेंगे, वो प्राइस नहीं होगी, उसमें अपना नफा ऐड करेंगे फिर प्राइस आएगी। तो कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कॉपी करो, कोई सवाल है तो पूछ लो। जी उमर, कॉस्ट की डेफिनेशन है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन, जो भी खर्चा हो रहा है, तो खर्चा कॉस्ट होती है, बेसिकली एक्सपेंडिचर की कॉस्ट होती है। हसन, आपका जो क्वेश्चन है ना वो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की होती है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हर किस्म की कंपनीज की होती है, लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टारगेट करता है। ठीक है अहमद, आपने इक्वेशन रिवर्स कर दी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस, तो आपने प्रॉफिट को उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो कॉस्ट दिखा रही है की बात है। बुक्स कौन सी लेने की, आप प्लीज आखिरी 5 मिनट में बात करेंगे, अभी सिर्फ टॉपिक रिलेटेड बात करें।
अच्छा, मुझे एडमिन की तरफ से एक मैसेज आया तो मैं जरा उसमें आप सबको गाइड कर दूं। देखें, ये सब लोग अपने ओरिजिनल नाम से आए हुए हैं। ये एक है 09122 की आईडी से कोई एंटर हुआ हुआ है, ठीक है। तो अभी तो ये शुरू की क्लासेस चल रही है, वरना ये लोग आप लोग क्लास के बीच में ना जो अननोन स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बाहर निकाल देते हैं क्लास से, तो आपको फिर रीज्वाइन करने में अच्छी खासी चीजें मिस हो जाएंगी। तो अब आज तो चल गया, ये जो 09122 की आईडी से एंटर हुए हैं प्लीज अपने ओरिजिनल नाम से एंटर हो, वरना फिर एडमिन बीच में से जो है वो रिमूव कर देती है, फिर टाइम लगता है वापस आने में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमें सबसे पहले तो आज की क्लास से ये बेनिफिट हो गया कि हमें पता लग गया कॉस्ट प्राइस नहीं होती। कॉस्ट और प्राइस आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है, एनी एक्सपेंडिचर इनकम इन मेकिंग ए प्रोडक्ट, वो कॉस्ट है, वो प्राइस नहीं होगी। उसमें नफा ऐड किया जाएगा फिर प्राइस, ठीक है। जैसे यार अब तुम कितनी बार देखते हो ना, हम किसी बेकरी जाते हैं, हम किसी बेकरी जाते हैं, तो अब बेकरी से तुमने केक लिया, वो 100 रुपए का मिला, वो प्राइस है भाई, सेलिंग प्राइस उसकी 100 रुपए में खरीदा है। बना भी क्या 100 रुपए में होगा, नहीं बना 80 रुपए में होगा। लेट सपोज बना 80 रुपए में होगा, तो 80 रुपए उसके खर्च हुए ना, वो कॉस्ट है। उसमें फिर उसने अपना नफा रखा होगा 20 रुपए, तो फिर आई होगी प्राइस। बताने का मकसद ये, कॉस्ट और प्राइस डिफरेंट बातें हैं, ठीक है। तुम चले गए वही किसी कारपेंटर के पास, बोला यार मुझे एक टेबल बना के दे दो, तो टेबल बनाने में लेट सपोज उसके 500 रुपए खर्च हुए, वो कॉस्ट है। वो उतने में बेचेगा नहीं, तो मैं उसको पागल थोड़ी है, उसमें अपना नफा ऐड करेगा, फिर प्राइस आएगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट की डेफिनेशन ये हुई, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। अच्छा, अब सर ये एक्सपेंडिचर होता कैसे, एक्सपेंडिचर होता कैसे, इसका जवाब ये है, ये एक्सपेंडिचर या खर्चा तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये एक्सपेंडिचर या खर्चा तीन चीजों से मिलकर बनता है, विच आर थ्री एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट को कहा जाता है मटेरियल, दूसरे एलिमेंट को कहा जाता है लेबर, और तीसरे एलिमेंट को कहा जाता है एक्सपेंस। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है वो कॉस्ट है, सुनते रहो भाई। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है ना, वो कॉस्ट है। सर ये खर्चा कैसे हुआ, कहते हैं खर्चा तीन चीजों से मिलकर बनता है, तीन एलिमेंट्स होते हैं इस खर्चे को क्रिएट करने में। और से सुन लेना, चौथा खर्चा तुम जितने भी जतन कर लो ना, तुम चौथा खर्चा निकाल ही नहीं सकोगे, चैलेंज है। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा हो रहा है दैट इज कॉस्ट। सर पेन 8 रुपए का बना है, ये कॉस्ट है। सर मोबाइल फोन 50,000 का बना है, ये कॉस्ट है। सर गाड़ी 15 लाख की बनी है, कॉस्ट है। सर वो बेकरी वाले का केक 80 रुपए में बना है, वो कॉस्ट है, ठीक है ना। सर वो टेबल 800 रुपए में बनी, ठीक है। उमर यही मैं कर रहा हूँ बेटा, प्लीज एक्सप्लेन दिस, तो ये मैं कर रहा हूँ। आप वो टाइपिंग में अपना टाइम ना वेस्ट करें, आप सबको स्क्रीन पे तवज्जो देना बड़ा जरूरी है। वही बात है, कैप्टन मैं हूं, मुझे पता है क्या करना है, प्लीज मिस नहीं करनी कोई भी बात। रिपीट, अभी कोई टाइपिंग वाइपिंग में अपना है ना, अपना दिमाग ना चलाए, वही उंगलियां ना चलाना शुरू कर दे, सामने देखें सब। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या हुई, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है वो कॉस्ट है, बात खत्म। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, वो कॉस्ट है। सर ये खर्चा कैसे आया,
आपने कहा पेन 8 रुपए में बना है तो भाई 8 रुपए का खर्चा हुआ, 8 रुपए कॉस्ट है। सर मोबाइल फोन 50,000 रुपए में बना है, 50,000 रुपए कॉस्ट है। सर गाड़ी 15 लाख रुपए में बनी है, 15 लाख का खर्चा हुआ है, कॉस्ट है। सर वो बेकरी वाले का 80 रुपए का बना है, 80 रुपए कॉस्ट है। सर वो टेबल उसने 500 रुपए में बनाई है, 500 रुपए का खर्चा हुआ, 500 रुपए कॉस्ट। खर्चा जो भी होता है ना वो कॉस्ट है भाई। वो खर्चा कैसे बना है? वो खर्चा 3 चीजों से मिलकर बना है, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस। कहते हैं प्रोडक्ट बनाने में कुछ खर्चा होता है माल पे। प्रोडक्ट बनाने में कुछ खर्चा होता है माल पे। प्रोडक्ट बगैर माल के तो नहीं बनती ना, प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कुछ होता है माल पे। उस खर्चे को जो माल पे हुआ है ना, उस खर्चे को जो माल पे हुआ है मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सुनते रहना, डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं। कुछ खर्चा होता है मजदूर पे। प्रोडक्ट बगैर आदमी के तो नहीं बनेगी ना, आदमी भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए। जो खर्चा मजदूर पे हुआ है ना उसे कहते हैं लेबर। और प्रोडक्ट बनाने में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं which are neither material nor labor, जिन्हें ना मैं माल कह सकता हूं ना लेबर कह सकता हूं। उस खर्चे को कहते हैं एक्सपेंस। सुनना, एक प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा हुआ ना उस खर्चे को कहते हैं कॉस्ट। कोई टाइपिंग पे ना जाए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा हुआ ना उस खर्चे को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कॉस्ट। प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा हुआ ना उस खर्चे को क्या नाम देते हैं? कॉस्ट। ठीक है, वही बेकरी वाले ने केक 80 रुपए का बना है, 80 रुपए का खर्चा, 80 रुपए कॉस्ट है। टोयोटा वालों ने 15 लाख की गाड़ी बनाई, 15 लाख रुपए का खर्चा, 15 लाख रुपए कॉस्ट है। डॉलर वालों ने 8 रुपए का पेन बनाया, 8 रुपए का खर्चा, 8 रुपए कॉस्ट है। खर्चा कैसे बने? कहते हैं खर्चा हमेशा 3 चीजों से मिलकर बनता है। कुछ खर्चा होता है माल पे विच इज मटीरियल, कुछ खर्चा होता है वर्कर्स पे विच इज लेबर, और कुछ खर्चा होता है जो खर्चा तो है लेकिन ना मटीरियल कह सकते हो ना लेबर, एक्सपेंस। एग्जाम्पल सुनना, कातिल एग्जाम्पल आने वाली है बेटा। एक बेकरी वाले ने केक बनाया, एक बेकरी वाले ने केक बनाया, 80 रुपए में बना। एक बेकरी वाले ने केक बनाया, 80 रुपए में बना। क्या बेकरी वाले ने केक बनाया, केक 80 रुपए में बना, उसका 80 रुपए खर्चा हुआ, तो ये 80 रुपए क्या है? कॉस्ट है। भाई बेकरी वाले ने केक बनाया, 80 रुपए का खर्चा हुआ, तो 80 रुपए क्या है? कॉस्ट। अब ये खर्चा जो है ना वो लाजमन 3 चीजों पे हुआ होगा। जाहिर है केक बनाने में कुछ माल लगा होगा, अंडे, फ्लोर, शुगर, इन पे कुछ खर्चा हुआ होगा। यस, बगैर इसके थोड़ी केक बन सकता है। दीज आर कॉल्ड मटीरियल। अच्छा जाहिर है एक बेकर भी तो चाहिए ना, जो मिक्स करेगा तमाम चीजों को, ओवन में डालेगा, निकालेगा, पैक करेगा। कुछ खर्चा मजदूर पे भी हुआ है, मजदूर भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, लेबर। अब सुनना मजेदार बात, इसके अलावा कुछ खर्चा और हुआ है। बिजली, ओवन वगैरह चला है, बिजली गई होगी। गैस, गैस का बिल आया होगा ना, ओवन के लिए गैस चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है अगर इलेक्ट्रिक ओवन। तो कुछ खर्चा बिजली पे आया है, कुछ खर्चा गैस पे आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिजली और गैस को मैं कह सकता हूं सर ये मेरा मटेरियल है? पागल हो गए हो क्या? बिजली और गैस तुम्हारा माल का है। फिर आपको पता है बिजली मेरा मजदूर है,
आपको पता है गैस मेरा मजदूर है, लोग पत्थर मारेंगे, कहेंगे पागल आदमी यार, बिजली और गैस को अपना मजदूर कह रहा है। तो बिजली और गैस पे खर्चा जरूर हुआ है, लेकिन ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस। कॉस्ट हमेशा तीन चीजों से मिलकर बनती है। कॉस्ट हमेशा तीन चीजों से मिलकर बनती है, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। कुछ खर्चा होता है माल पे, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? मटेरियल। कुछ खर्चा होता है वर्कर्स पे, उसे हम क्या नाम देते हैं? लेबर। लेकिन कुछ खर्चा ऐसा होता है जिसको चाह के भी ना मटेरियल कहा जा सकता ना लेबर, एक्सपेंस। जरा एक दो एग्जांपल और सुनो, फिर कॉपी करने भी दूंगा और उसके बाद जो है ना वो तुमसे सवालात भी लूंगा। अच्छा, लेट सपोज तुम एक कारपेंटर के पास गए, उसको टेबल बनाने को ऑर्डर दिया, उसने टेबल बनाई 1000 रुपए में। क्या टेबल बनाने पर उसका 1000 रुपए का खर्चा हुआ? 1000 रुपए कॉस्ट है। टेबल बनाने पर उसका 1000 रुपए का खर्चा हुआ, तो 1000 रुपए क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, 1000 रुपए क्या है? कॉस्ट है। अब 1000 रुपए का खर्चा, कॉस्ट है, ये डेफिनेटली तीन चीजों से मिलकर बनी होगी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। बेटा कुछ खर्चा पता है 1000 रुपए में किस पे हुआ होगा? वुड पे। लकड़ी के बगैर तो टेबल नहीं बन सकती ना, तो वुड इज माई मटीरियल। क्या इसके लिए कटिंग वटिंग के लिए कारपेंटर चाहिए होगा? तो दैट इज लेबर। अच्छा, अब इसमें भी मशीन वगैरह के लिए बिजली चाहिए होगी। अच्छा, लेट सपोज कारपेंटर टेबल जिस जगह पे बना रहे हैं ना, वो किराए की जगह है, उसका वो रेंट भरता है। खर्चा तो हो रहा है ना किराए की जगह, रेंट भर रहा है। क्या रेंट को कहोगे ओ भाई ये मेरा मटेरियल है, ओ भाई रेंट मेरा मजदूर है? नहीं, रेंट इज नाइदर मटेरियल नॉर लेबर। तो जो चीज ना मटेरियल है ना लेबर, उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस का। ठीक है, आखिरी बात सुनो, फिर कॉपी करना और कुछ सवाल तो तुम्हारे लेता हूं। टोयोटा। टोयोटा ने भाई एक कार बनाई 15 लाख रुपए में। तो टोयोटा के 15 लाख रुपए खर्च हुए, 15 लाख रुपए क्या है? कॉस्ट है। टोयोटा ने गाड़ी 15 लाख में बनाई, तो 15 लाख क्या कॉस्ट है? ये डेफिनेटली तीन चीजों से मिलकर बनी होगी। अच्छा, गाड़ी बनाने में आपको पता है स्टील लगता है, गाड़ी बनाने में आपको पता है एल्युमिनियम लगता है, जो भी माल लग रहा है वो मटेरियल है। क्या आपने देखा है गाड़ी बनते हुए बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है? लेबर। अच्छा, गाड़ी बनते टाइम शुरू में ही ना गाड़ी में थोड़ा डीजल डाला जाता है, थोड़ा फ्यूल डाला जाता है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि यार ये जो फ्यूल लग रहा है गाड़ी बनाने में, ठीक है, ये ना मटेरियल कह सकते हो तुम, ना लेबर कह सकते हो, तो दिस इज एक्सपेंस। सही ना? तो कोई भी ऐसी चीज जिसको ना आप मटेरियल कह सको ना आप लेबर कह सको, वो चीज क्या कहलाती है? एक्सपेंस कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब आप इसको कॉपी करो। ठीक है, और कॉपी करने के बाद फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। सही है, याद रखना कॉस्ट, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आ रही है वो कॉस्ट है। कॉस्ट हमेशा तीन चीजों से मिलकर बनती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। जो भी माल लग रहा है ना प्रोडक्ट में, वो मटेरियल है। जो भी आदमी इन्वॉल्व है वो लेबर है। इनके अलावा कोई भी खर्चा है ना, तो वो जिसको ना मटेरियल कह सको ना लेबर, वो एक्सपेंस है। ठीक है, कॉपी कर लो।
अच्छा, अब ये देखें, मानो एक स्टूडेंट ने सवाल किया है जो बड़ा अच्छा सवाल है, इज मार्केटिंग एन एक्सपेंस एंड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट। देखें, मार्केटिंग को, अब आपने अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे खर्चा किया, तो ये तो हम कह रहे थे मार्केटिंग पे आपने अगर खर्चा किया, टीवी पे ऐड चलाया, अखबार में ऐड दिया, थोड़ी को पता है आपको, मैंने टीवी में ऐड चलाया था, मार्केटिंग पे खर्चा किया, मेरा मटीरियल है, लोग कहेंगे यार ये पागल आदमी है, ये ऐड देने को अपना मटेरियल कह रहा है, ऐड इज नॉट योर मटेरियल। अच्छा, आपको यार मार्केटिंग मेरा मजदूर है, नो इट इज नॉट योर लेबर। मार्केटिंग इज नाइदर मटेरियल नॉर लेबर। किस कैटेगरी में आएगा? एक्सपेंस में। बिल्कुल सही कहा आपने। उमर, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारी बात ये हुई कि प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है ना, उस खर्चे को हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉस्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और कॉस्ट कोई भी हो, खर्चा कोई भी हो, तीन चीजों से मिलकर बनता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तीन एलिमेंट्स हैं। मेरी एक छोटी सी बात, हम किसी है ना दूध की दुकान पे जाके कहते हैं यार आप हमें जो है ना वो लस्सी दे दें, तो यार लस्सी बनाता है दुकानदार, ठीक है, लस्सी उसको पड़ती है लेट सपोज 50 रुपए में, तो वो कहता है 50 रुपए मेरी कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट हमेशा तीन चीजों से मिलकर बनी होगी, लस्सी में दूध लगा होगा, दैट इज मटीरियल, दूध, योगर्ट वगैरह, ठीक है। जिस बंदे ने बनाई है वो कौन है? लेबर। फिर वही बात, बिजली चल रही है, किराए की जगह तो किराया देना पड़ रहा है, उनको मटीरियल लेबर नहीं कह सकते, वो क्या है? एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्लास के एक स्टूडेंट हैं, वो एक बात में फंस गए हैं, और वो बात में, मतलब जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो वो नेचर ऐसा है कि कुछ ना कुछ लोग फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। वो इस बात में फंसे हुए कि सर आपने कहा था एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट इज कॉस्ट। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट इज कॉस्ट, और उसके तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। वो इस बात में फंस गए, सर एक्सपेंडिचर आपने खर्चे को कहा है, और उसके तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, आप एक्सपेंस भी खर्चे को ही कह रहे हैं, तो वो ये फंस गए हैं कि एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंस में क्या फर्क है।
वो इस बात में फंस गए हैं कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है। अभी होता है कुछ लोगों को कि जो है ना वो मतलब एक्सपेंडिचर खर्चे होते हैं, उसके तीन एलिमेंट से मटीरियल एक्सपेंस, वो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फंस। अभी एक तरह फर्क क्लियर कर दूं मैं, ताकि आप में से किसी के जहन में डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। देखो, प्रोडक्ट बनाने में कोई भी खर्चा आ रहा है, कोई भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, वो कॉस्ट है। प्रोडक्ट बनाने में कोई भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, कोई भी खर्चा आ रहा है, वो कॉस्ट है। ठीक है, ये खर्चा हमेशा तीन चीजों से मिलके बनेगा, मटेरियल, माल, लेबर और इनके अलावा एक्सपेंस। अब आपका सवाल सुनिएगा। सर क्या मटेरियल खर्चा है? बिल्कुल खर्चा है भाई। ऊपर देखो ना, खर्चे की तो ब्रांच है। ऊपर देखो, खर्चे की तो ब्रांच है, तो मटेरियल भी खर्चा है भाई। लेकिन वो खर्चा जो सिर्फ किस पे हुआ है? माल पे हुआ है। अच्छा सर, क्या लेबर खर्चा है? बिल्कुल बेटा, लेबर भी खर्चा है, क्योंकि खर्चे की तो टाइप है, कॉस्ट की खर्चे की तो टाइप है, लेबर भी खर्चा है। लेकिन वो खर्चा जो मजदूर पे। अच्छा सर, क्या एक्सपेंस खर्चा है? बेटा एक्सपेंस भी खर्चा है, खर्चे की ब्रांच है ना एक्सपेंस भी। मटेरियल भी खर्चा है, लेबर भी खर्चा है, एक्सपेंस भी खर्चा है, सब खर्चे की ब्रांचेस हैं। लेकिन वो खर्चा है जो कि ना मटेरियल में जा सके, ना लेबर में जा सके। समझे भाई उमर? ठीक है, समझ आ गई बात। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस सब खर्चे की ब्रांचेस हैं, तो वो तीनों खर्चे हैं भाई। माल पे खर्चा नहीं होता क्या? बिल्कुल। वर्कर पे खर्चा नहीं होता? बिल्कुल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे खर्चा नहीं होता? बिल्कुल, ये सब खर्चे हैं। लेकिन जो खर्चा सिर्फ माल पे हुआ है ना, उसको मैं मटेरियल का खर्चा कहता हूँ। जो खर्चा मजदूरों पे हुआ ना, उसको लेबर कहता हूँ। और जिसको ना मैं मटेरियल कह सकूं ना लेबर कह सकूं, वो एक्सपेंस। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट बनाने में कोई भी खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को मैं कहता हूं कॉस्ट। वो हमेशा तीन चीजों से मिलके बनेगी, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, कुछ खर्चा माल पे हुआ है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, कुछ वर्कर्स पे हुआ है, दैट इज लेबर, इनके अलावा एक्सपेंस। देखें, आपको मैंने तो टेबल की एग्जांपल दी, टोयोटा की एग्जांपल दी, पेन की एग्जांपल दी, बेकरी की एग्जांपल दी।
पॉइंट इज, अब जो है ना इसमें तो 50 कंपनीज के लिए 50 एग्जांपल्स बन सकती हैं भाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं गया किसी ग्लास मेकर के पास, ग्लास मेकर जो शीशे की चीजें बनाते हैं, मैंने कहा यार मुझे शीशे का है ना एक फ्रेम बना के दे दो, मैंने कहा मुझे शीशे का एक फ्रेम बना के दे दो, उसने मुझे शीशे का फ्रेम बना के दिया, तो ऑब्वियसली उसने मुझे जो ग्लास का फ्रेम बना के दिया ना, वो उसको पड़ा 500 रुपए का, तो मैं 500 रुपए उसकी कॉस्ट कहूंगा, ग्लास का फ्रेम उसको 500 रुपए पड़ा है, 500 रुपए उसकी कॉस्ट कहूंगा, ठीक है। यकीन नहीं खर्चा तीन चीजों से मिलकर बना होगा, क्या इसमें कुछ ग्लास लगा है, मटेरियल है, मजदूर ने काम किया है, लेबर है, और इसके अलावा जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस। ठीक है जी। अब्दुल रहमान, मैंने शुरू में भी आपसे कहा बेटा मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉइस वॉइस में, ये सारा आपके इंटरनेट का इशू है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो 30 लोगों को प्रॉब्लम होगी, और मेरा नेट कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता, मेरे पास हाई डेफिनेशन इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट और बैकअप में दूसरा इंटरनेट भी लगा हुआ है, तो मेरे एंड से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके एंड से। ठीक है, उसको रिजॉल्व करें आप। अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है कि कॉस्ट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन मेकिंग अ प्रोडक्ट, और ये भी क्लियर हो गया कि यार उसकी तीन एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं एक चीज लिखवा रहा हूँ, उसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद, पहले आप लिख लें।
अच्छा जी, अब ये एक और चीज है, उसको आप जरा गौर से सुने, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि यार कॉस्ट जो है वो खर्चे को कहते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनाने में आ रहा है, खर्चा माल पे हो रहा है तो मटेरियल है, मजदूर पे हो रहा है तो लेबर है, इन दोनों के अलावा है तो वो एक्सपेंस है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि कॉस्ट की दो मेन टाइप्स है। एक टाइप ऑफ कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट, और एक टाइप ऑफ कॉस्ट कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट की दो मेन टाइप्स हैं, एक टाइप कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक टाइप कहलाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट की दो मेन टाइप्स हैं, एक टाइप कहलाती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक टाइप क्या कहलाती है बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनका फर्क कौन सा सुनना। अच्छा, तुम बीपीपी की किताब की डेफिनेशन पे जाओगे ना तो वो डेफिनेशन कहती है डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। और डेफिनेशन पढ़ गए ना कुछ समझ में ही नहीं आता कि डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है व्हिच कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है व्हिच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। सर क्या मतलब है, मैं आपको ना बड़े हिज्जे करके बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, कोई भी ऐसी कॉस्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एक सिंगल आइटम, एक आइटम या एक सिंगल पीस, एक पीस या एक सिंगल यूनिट, एक यूनिट बनाने पे आ रही है ना, उसको आप स्प्रेड भी उसी यूनिट पे करोगे, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगी ना बात, जरा सुनना। फिर वही जिस तरह कंसंट्रेशन के साथ तुम लोगों ने सुना था ना, उसी तरह इसको सुनो। डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है विच कैन बी ट्रेस्ड इन फुल। छोड़ो मेरी वाली डेफिनेशन समझो, आसान अल्फाज में समझ में आएगी। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एक सिंगल आइटम, सिंगल पीस, सिंगल यूनिट, एक आइटम की वजह से आ रही है ना, जाहिर है उसको स्प्रेड भी उसी पे किया जाएगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। वो कॉस्ट जो मल्टीपल यूनिट या मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल पीसेस की वजह से आ रही है, बहुत सारे यूनिट्स की वजह से, बहुत सारे पीसेस की वजह से आ रही है, जाहिर है वो किसी एक पे नहीं, सब पे स्प्रेड की जाएगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बेटा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो किसी एक की वजह से आ रही है, एक यूनिट, एक आइटम, एक पीस की वजह से आ रही है, उसको डालेंगे भी उसी पे, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में, घरों में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो किसी एक की वजह से नहीं आ रही होती, बहुत सारों की वजह से आ रही होती है, को स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मजेदार एग्जांपल दे देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। तुम्हारे घर में ना 4 लोग रहते हैं, तुम्हारे घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तुम्हें रात को भूख लगी, तुम्हें रात को भूख लगी, ये हो तुम्हें रात को भूख लगी, तुमने फूड पांडा पे ऑर्डर किया जाके, तुमने फूड पांडा पे जाके ऑर्डर किया, कोई बर्गर मंगवाया 200 रुपए का, कोई बर्गर बर्गर मंगवाया 200 रुपए का, ठीक है, फूड पांडा से। भाई वो बर्गर आया, आपने मंगवाया था, आपने उसको खाया, पेट भर गया। अब क्या ये जो 200 रुपए का खर्चा है, ये चारों पे स्प्लिट किया जाएगा कि तुम सबको जाके बोलोगे भाई मैंने बर्गर खाया, सब 50-50 रुपए दो? कोई नहीं देगा। ये जो 200 रुपए की कॉस्ट आई थी ना, ये एक की वजह से आई थी, एक बंदे की वजह से, एक आइटम की वजह से, एक पीस की वजह से, जो आप थे।
ये पूरी के पूरी स्प्रेड भी 200 रुपए आपके ऊपर ही होगी, सब पे नहीं होगी। यहां ये कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों डायरेक्ट कॉस्ट है? एक की वजह से ये भाई, स्प्रेड भी उसी पे की जाएगी। अच्छा सर, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? सुनना, घर में 4 लोग रहते, महीने के एंड पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 5,000 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने का आया? 5,000 रुपए। बता भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है किसी एक बंदे की वजह से आया, कि उसी पे डाल दिया जाए कि हम नंबर 1 बंदे को बोले यार तुम्हारी वजह से आए, तुम्हारे ऊपर चार्ज होगा? ना इंसाफी। बिजली सबने यूज की थी, तो ये बिल सब लोगों की वजह से आया है, सब पे स्प्रेड किया जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट। कंपनी पे आता हूँ, घर पे तो आ जाओ कि यार वो खर्चा जो किसी एक की वजह से है वो स्प्रेड भी उसी पे होगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन वो खर्चा जो बहुत सारों की वजह से है, स्प्रेड भी बहुत सारों पे होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सुनते रहना। बेटा लेट सपोज बेकरी वाले ने एक केक बनाया, एक सैंडविच बनाया। बेकरी वाले ने एक केक बनाया, एक सैंडविच बनाया, ठीक है। एक बेकरी वाले ने एक केक बनाया, एक सैंडविच बनाया, और क्या बनाती है भाई बेकरी? बिस्किट बनाए। केक बनाया, सैंडविच बनाया, बिस्किट बनाया। अच्छा, अब जब वो केक बना रहा था ना, केक बनाने में फ्लोर लगा, शुगर लगी। यार अब फ्लोर और शुगर का जो खर्चा है वो केक की वजह से आया, सबकी वजह से आया? सिर्फ केक की वजह से आया। सैंडविच में थोड़ी फ्लोर और शुगर डाला है, चीनी सैंडविच में थोड़ी डली है, वो सिर्फ केक की वजह से आया। उसको स्प्रेड भी सिर्फ केक पे ही किया जाएगा। फ्लोर और शुगर के खर्चे को केक की स्प्रेड किया जाएगा कि केक की वजह से आए, केक के ऊपर ही डालो उसको, डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, सैंडविच बना रहा था वो, चिकन का खर्चा आया। बेटा चिकन का खर्चा सबकी वजह से आया, सैंडविच की वजह से आया? चिकन केक में थोड़ी डलती है, चिकन बिस्किट में थोड़ी डलती है। चिकन का खर्चा सिर्फ सैंडविच की वजह से आया, स्प्रेड भी सिर्फ सैंडविच पे ही किया जाएगा कि सैंडविच की वजह से आया 10 रुपए का खर्चा, सैंडविच के ऊपर ही डालो उसको, बाकी सब पे स्प्रेड ना करो, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन बात, बेकरी का गैस का बिल आया 1,000 रुपए का, ये 1,000 रुपए का गैस का बिल सिर्फ केक की वजह से आया, सिर्फ सैंडविच की वजह से आया, सिर्फ बिस्किट की वजह से नहीं, गैस का बिल सबकी वजह से आया। ये सैंडविच की ब्रेड्स के लिए गैस यूज हुई होगी, ओवन यूज होगा, केक्स के लिए ओवन यूज होगा, बिस्किट के लिए, सब पे स्प्रेड करो, डायरेक्ट कॉस्ट। तो कहने का मकसद ये है कि दायरे में कई कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट किसी एक की वजह से आती है, उनको डाला भी उसी पे जाता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट। कुछ कॉस्ट बहुत सारों की वजह से आती है, उसको स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैं तो मैं यार एक काम करता हूँ ना, अपने इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट जब खुला हुआ होता है ना, तो हमारे इंस्टीट्यूट में तकरीबन जो है ना, महीने के अंदर 800 से 1,000 बच्चा जो है ना वो विजिट करता है, ठीक है। 800 से 1,000 बच्चा विजिट करता है, ठीक है। जैसे आप भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आप 800 से 1,000 बच्चों में शामिल हो जो इंस्टीट्यूट विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, एक बच्चा गया फोटोकॉपियर के पास, एक बच्चा गया फोटोकॉपियर के पास, 10 रुपए की उसने कॉपीज करवाई, 10 रुपए की कॉपीज करवाई, ठीक है। अच्छा, फिर वो गया कैंटीन में, उसने 30 रुपए का जूस पिया। बच्चा फोटोकॉपियर के पास गया, एक बच्चा जूस पिया 30 रुपए का, फोटोकॉपी कराई 10 रुपए की। ये बताइए, तो 10 रुपए और 30 रुपए का खर्चा है, ये एक बच्चे की वजह से है या सारे बच्चों की वजह से? एक बच्चे की वजह से है। बेटा इसका बिल भरेगा कौन? वही बच्चा। सब नहीं बेयर करेंगे, सब पे थोड़ी स्प्रेड किया जाएगा कि यार ये 40 रुपए का खर्चा सबकी वजह से नहीं, एक बच्चे की वजह से आए, ये स्प्रेड भी उसी बच्चे पे किया जाएगा, बेयर भी वही बच्चा करेगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का लेट सपोज बिजली का बिल आता है लाख रुपए पर मंथ, क्या लाख रुपए महीने का बिल किसी एक बच्चे की वजह से आते? नहीं, ये बहुत सारे बच्चों की वजह से आते हैं, स्प्रेड भी बहुत सारों पे किया जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट।
एक घर में 3 फैमिलीज रहती हैं, या चलो छोड़ो यार, घर कंपनीज की बात करते हैं, ठीक है, डॉलर कंपनी, मार्कर्स बनाए, बुक्स बनाई, ठीक है। अब बताओ, इंक खर्च हुई, प्लास्टिक खर्च हुआ। इंक और प्लास्टिक बुक में थोड़ी लगती है, मार्कर में लगती है। ये मार्कर की वजह से ही है। स्प्रेड भी किस पे करेंगे? मार्कर पे। डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा पेपर खरीदा, पेपर का खर्चा मार्कर की वजह से थोड़ी है, बुक की वजह से है, तो स्प्रेड भी बुक पे किया जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन लेट सपोज जिस जगह पे लोग काम कर रहे थे ना, वो किराए की जगह थी, 50,000 रेंट था। क्या ये रेंट सिर्फ मार्कर्स की वजह से आए? क्या ये रेंट सिर्फ बुक्स की वजह से आए? रेंट आए सबकी वजह से, तो स्प्रेड भी सब पे किया जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो कहने का मकसद ये है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो किसी एक की वजह से आ रही है ना, एक बंदे की वजह से, एक यूनिट की वजह से, एक पीस की वजह से, उसको स्प्रेड भी हम उसी पे करेंगे, डायरेक्ट है। और जो एक की वजह से नहीं आ रही, सबकी वजह से आ रही है, उसको स्प्रेड भी सब पे किया जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसको आप कॉपी कर लें आप, ठीक है। और कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें इसमें। तालिब नकवी जो है ना, बड़ा अच्छा बच्चा है, कह रहे सर फोटोकॉपी हमने कराई, लेकिन उसका खर्चा हम थोड़ी बेयर करेंगे, उसका खर्चा तो इंस्टीट्यूट पे करेगा। नहीं बेटा, जब आप फोटोकॉपी करेंगे आप भरेंगे, इंस्टीट्यूट नहीं भरेगा। ये आप एक दफा करा के देखें तो आपको मजा आएगा। अब तालिब आपने ना दो बातों को मिक्स कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो तो इंस्टीट्यूट देगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग होता है और फोटोकॉपी के आप जो पैसे दे रहे हैं वो अलग है, ठीक है। इस तरह तो आप जो जूस पी रहे हैं, तो जूस भी जिस फ्रिज में ठंडा हो रहा है उसका बिल इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो इंस्टीट्यूट जो बिल देगा वो तो सब पे स्प्रेड होगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैंने कहा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन जो चीज आपने कंज्यूम की उसके तो पैसे आप भर रहे हैं ना, वो सारे बच्चे थोड़ी भर रहे हैं।
तो आपने अब उसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन जो चीज आपने खाई पी है वो तो सिर्फ आपके ऊपर ही जाएगी ना। अच्छा जी, अब मजीद हम कोई चीज नहीं पढ़ रहे, तो क्लास के एंड में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास का क्विक रिकैप दे रहा हूँ। देखें, आज की क्लास में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज, डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिफरेंसेस टिप्स पे याद रखें, एक पास्ट के लिए, एक पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड एक इंटरनल वर्ल्ड के लिए। एक में लॉ है, एक में कोई लॉ नहीं है, एक का फॉर्मेट कानून देता है, एक का मैनेजमेंट देती है, और एक मॉनेटरी बातें करता है, एक मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों बातें करता है। सेकंड बात मैंने आपको पढ़ाई कॉस्ट। कॉस्ट और प्राइस में फर्क बताया गया। कॉस्ट सिर्फ खर्चा है जो प्रोडक्ट बनाने पे लगा है। 3 चीजों से मिलकर बनता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। माल पे खर्चा मटेरियल है, वर्कर्स पे जो है वो लेबर है, इनके अलावा कुछ भी है तो वो एक्सपेंस है। और आखिरी बात बताई, कॉस्ट की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट के एक की पीस की वजह से आ रही है, उसको स्प्रेड भी उसी पे किया जाएगा। और इनडायरेक्ट वो है जो एक की वजह से नहीं आ रही, सब पे स्प्रेड किया जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। कोई भी सवाल है तो वो पूछ लें, और अब आपके जो नॉन क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो नॉन क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है ना,